इन दोस्तों, पिछली कक्षा में हम पश्चिमी तटीय मैदान के ऊपर चर्चा किए थे। आज का जो ज्योग्राफी का हमारा कक्षा है, हम इंडियन ज्योग्राफी जो पढ़ा रहे हैं स्पेशल तौर पर बीएसएससी के एग्जाम के लिए, जिसमें इंटर लेवल और सीजीएल4 जो है प्रमुख है। इसके अलावा भी कर्मचारी परिचारी या बीएसओ कोई भी है, बिहार का आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ तक कि हिंदुस्तान का आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, अगर वहां पर कंसेप्ट की बात होगी तो ये क्लास आपको बहुत फायदेमंद साबित होगा। कोनो दिक्कत समझने में? तो चलिए, पिछली कक्षा के ऊपर हम पश्चिमी तटीय मैदान के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, लगभग 40 या 42 मिनट का एक वीडियो बनाए हैं। ठीक है, उसको अपलोड भी कर दिया गया है यूट्यूब पर, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। ठीक है, आज हम चर्चा करने वाले हैं पूर्वी तटीय मैदान के ऊपर। ठीक है, तो पूर्वी तटीय मैदान से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण कंसेप्चुअल बातें हैं, कंसेप्ट है, उसको हम समझाने की क्या कर रहे हैं, इस वीडियो में कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए और ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। ठीक है ना, इससे हमको भी सपोर्ट मिलेगा और हमको सपोर्ट मिलेगा तो बाबू कुछ चेंजिंग करने का समाज में हम भी सोच रहे हैं, होगा चेंजिंग। ठीक है ना, चलिए आइए, तो सबसे पहले पूर्वी तटीय मैदान के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं बिना समय गवाए हुए। ठीक है ना, तो देखिए पूर्वी तटीय मैदान ये है। इसकी यदि लोकेशन की बात करें तो हमें पता है, इधर है पूर्वी घाट। क्या है? पूर्वी घाट। और इधर है बंगाल की खाड़ी। तो पूर्वी घाट या पूर्वी घाट के पर्वतीय क्षेत्र और बंगाल के खाड़ी के बीच में पूर्वी तटीय मैदान स्थित है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसकी उपस्थिति कहां है? पूर्वी घाट की पहाड़ी और बंगाल, जो बंगाल की खाड़ी है, इधर बंगाल के खाड़ी के बीच में एक चौड़ी मैदानी क्षेत्र उपस्थित है। चौड़ी चौड़ी का मतलब किया, पश्चिमी घाट की तुलना में थोड़ा चौड़ी है पूर्वी, तो चौड़ी मैदानी क्षेत्र उपस्थित है, जिसे पूर्वी तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, इसे क्या कहता है? पूर्वी तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो पूर्वी तटीय मैदान है, हम जब पश्चिमी तटीय मैदान आपको पढ़ाए थे तो बताए थे कि पश्चिमी तटीय मैदान जो है, यह नदियों के निक्षेपण के प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बना है। सेम यही पॉइंट यहां पर भी चिपकेगा कि जो पूर्वी तटीय मैदान है, यह पूर्वी तटीय मैदान भी नदियों के निक्षेपण के प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही क्या हुआ है? बना है। लेकिन एक पॉइंट एडिंग जानना चाहिए कि देखिए, पश्चिमी तटीय मैदान जो है ना, इधर नदियों के द्वारा कम निक्षेपण किया गया है। कम निक्षेपण करने के पीछे रीजन भी है कि छोटी छोटी नदियां हैं, लेकिन इधर व्यापक स्तर पर बड़ी बड़ी नदियों के द्वारा ज्यादा निक्षेपण किया गया है। और जब ज्यादा निक्षेपण किया जाएगा तो हमें पता है बाबू कि ज्यादा निक्षेपण करेंगे हम तो चौड़ा मैदान बनेगा। कैसा मैदान बनेगा? चौड़ा मैदान बनेगा। ठीक है ना, तो यह जो पूर्वी तटीय मैदान है, यह पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में क्या है? चौड़ा है। क्या है? चौड़ा है। इसका मेन रीजन ये है ना कि इधर की जो लंबी लंबी नदियां हैं, वह व्यापक स्तर पर निक्षेपण की क्रिया की है। ठीक है ना, व्यापक स्तर पर, जिसमें महानदी शामिल है, कृष्णा शामिल है, गोदावरी नदी शामिल है, इसके अलावा कावेरी नदी शामिल है। इन सभी नदियां, ये सभी नदियां क्या की है? एकदम खूब निक्षेपण की है, भर भर के। निक्षेपण का मतलब कि कहीं से कुछ काट उठ के लिया है और कहीं एक जगह रख दे, उसे ही कहता है निक्षेपण। तो ये नदियां जो है बहवा के अपने साथ खूब लाई है क्या? अवसाद को, और ले आकर यहीं एक जगह अस्थि रख दी है। कोनो दिक्कत समझने में? तो यही हो गया है निक्षेपण। तो व्यापक स्तर पर निक्षेपण हुआ है, जिसके कारण इसका चौड़ाई जो है पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में थोड़ा ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा। अब ये जो है कौन कौन सा नदी देख लिया आप लोग। इधर जो है ना पश्चिमी तटीय मैदान में डेल्टा हमें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? डेल्टा। जहां की हम पश्चिमी तटीय मैदान में हमको एस्चुरी मिल रहा था, वहीं पर हमको पूर्वी तटीय मैदान में क्या देखने को मिलता है? डेल्टा की उपस्थिति देखने को मिलती है। और डेल्टा बनाने का मेन रीजन जानते हैं क्या है? जब नदियां लंबी दूरी तय कर लेती है तो उसकी गति कम हो जाती है, तो लास्ट स्टेज में जाकर उसको काटने छाटने का ताकत उसके अंदर नहीं रहता है। तो अपने साथ जो बहवा के लाती है ना, दहवा की जोन डन भी दहवा के लिए आती है, वो कह के ले आके जगह थौ मामा खानी रख देती है। रख लो, अब हम ना बहो तो कौन दिक्कत समझे में? तो एक जगह जमा कर देती है, और वही किसका रूप ले लेता है? डेल्टा का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? डेल्टा का। तो इधर डेल्टा हमें देखने को मिलती है। खास करके डेल्टा कौन कौन नदी बनाती है? तो गोदावरी नदी की डेल्टा देखने को मिलती है, कृष्णा नदी की डेल्टा मिलती है, कावेरी नदी की डेल्टा हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इन नदियों का डेल्टा जो है पूर्वी तटीय मैदान में हमें देखने को मिलती है। एक और सबसे महत्वपूर्ण खासियत, ये जो पूर्वी तटीय मैदान है ना, इधर बहुत व्यापक स्तर पर हमें लैगून देखने को मिलता है। यानी कि लैगून की उपस्थिति व्यापक स्तर पर है पूर्वी तटीय मैदान में। ठीक है ना, तो इधर लैगून जो है यह व्यापक स्तर पर पाया जाता है। अब लैगून के मतलब क्या होता है? अब समझिए, समुद्र के द्वारा क्या किया जाता है? तट के ऊपर बार बार वार किया जाता है।
जिसके कारण क्या होता है कि समुद्र का जो खारा जल है वह तट में यानी कि मुख्य भूमि में प्रवेश कर जाता है, और मुख्य भूमि में जो प्रवेश कर रहा है जल वह खारा जल है, और खारा जल को ही क्या कहा जाता है, लैगून जल कहा जाता है, लैगून क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है ना, जो खारा मिट्टी हो, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इधर हमें क्या देखने को मिलता है, लैगून की उपस्थिति है, और लैगून के कारण ही इधर पूर्वी तटीय मैदान में उड़ीसा के क्षेत्र में हमें चिल्का झील देखने को मिलेगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर हमें पुलिकट झील देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश में हमें कोलेरू झील देखने को मिलेगा। तो ये सब झील हमें देखने को मिलता है जो क्या है, लैगून पर उपस्थित झील है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछेगा अंतः स्तरीय लैगून झील कौन सा है, वह कौन सा ऐसा झील है, खारे पानी का सबसे बड़ा झील जो अंतः स्थलीय है। तो अंतः स्थलीय सबसे बड़ा झील कौन सा है, सांभर झील है। कौन सा झील है, सांभर झील। लेकिन ऐसे पूछेगा कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा है, तो याद करके रखिएगा, भारत का सबसे बड़ी खारे पानी का जो झील है वह उड़ीसा में स्थित है, ठीक है, और उसका नाम क्या है, चिल्का झील है। क्या है, चिल्का झील। ऐसे पूछेगा कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा है, तो बुलर झील है, जो कि ऊपर जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है ना, तो बुलर झील। बाकी झील का एक स्पेशल चैप्टर हम पढ़ाएंगे, उसमें हम सारे झील के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ लैगून के दृष्टिकोण से आपको दिखाए हैं कि सबसे ज्यादा लैगून झील की उपस्थिति हमें पूर्वी तटीय मैदान के क्षेत्र में देखने को मिलती है। अब ध्यान दीजिएगा, पूर्वी तटीय मैदान जो है, इधर लंबी लंबी नदियां हैं। कौन कौन, महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी नदी हो गई। और इन नदियों के द्वारा क्या किया गया है कि अपर्दन की क्रिया किया गया है, और अपर्दन के द्वारा व्यापक स्तर पर मिट्टी लाकर और पूर्वी तटीय मैदान के क्षेत्र में जमा किया गया है। और हमें पता है कि नदियों के द्वारा जो काट छाट कर मिट्टी लाई जाती है, उस मिट्टी को नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, जिसे खादर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो पूर्वी तटीय मैदान है, इधर हमें जलोढ़ मिट्टी जो है यह व्यापक स्तर पर देखने को मिलता है। कौन दिक्कत समझने में, तो इधर जलोढ़ मिट्टी का क्या है, हमें विस्तृत पैमाना पर जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो नदियां हैं ना, ये नदियां ये पश्चिमी तटीय मैदान का जो भी पर्वत लो है उसको काट छाट दी है, काट के एकदम छोट छोट कर दी है। तब पूर्वी तटीय मैदान में हमें पर्वतों का क्या अभाव देखने को मिलता है, पर्वतों का अभाव। इसका कारण यह है कि नदियों के द्वारा बृहद स्तर पर, बहुत बड़े पैमाने पर क्या किया गया है, अपर्दन किया गया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हम पिछली कक्षा में आपको बताए थे कि इधर है पश्चिमी घाट, और इधर है पूर्वी तटीय मैदान, और इधर है पश्चिमी तटीय मैदान। तो पश्चिमी तटीय मैदान का हम आपको जलवायु की चर्चा की थी, ठीक है, और बताए थे कि पश्चिमी तटीय मैदान की जलवायु AMW क्वालिटी के जलवायु है। कौन, कोपेन नामक विद्वान के द्वारा यह बताया गया है कि पश्चिमी तटीय मैदान की जलवायु उष्ण कटिबंधीय श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में आता है, उष्ण कटिबंधीय श्रेणी में। याद करके रखिएगा, सेम जलवायु पूर्वी तटीय मैदान में भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान की भी जलवायु कौन सी है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। यानी कि कोपेन नामक विद्वान जो है उनके द्वारा जो कैटेगरी किया गया है, उन कैटेगरी में AMW कैटेगरी का, ठीक है ना, AMW कैटेगरी का क्या है, जलवायु हमें पूर्वी तटीय मैदान में भी देखने को मिलता है। लेकिन पूर्वी तटीय मैदान में एक क्षेत्र है तमिलनाडु का, ठीक है, और तमिलनाडु का जो तट है इसे कहा जाता है कोरोमंडल तट, ठीक है। ये जो कोरोमंडल तट है, यहां पर ठंडी के दिन में व्यापक स्तर पर वर्षा किया जाता है, ठीक है। व्यापक स्तर पर क्या होता है, वर्षा होता है। यही कारण है कि यहाँ का जो जलवायु है ना, उसे एएस आकार का, एएस क्वालिटी का जलवायु के श्रेणी में इसे रखा गया है। किसको, कोरोमंडल तट को, किसको, कोरोमंडल तट को एएस, कौन, एएस कैटेगरी के जलवायु में रखा गया है। किसको, कोरोमंडल तट को, किसको, कोरोमंडल तट को। तो कोरोमंडल तट को एएस प्रकार के जलवायु के श्रेणी में रखा गया है। कोनो दिक्कत समझने में। अब ध्यान दीजिएगा, अब आगे यदि हम चर्चा करें तो ध्यान दीजिएगा, आगे अगर हम देख रहे हैं तो ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है ना, अब ध्यान दीजिएगा, इधर नदियां जो है व्यापक स्तर पर आकर और तट पे क्या की है, डेल्टा का निर्माण कर दी है। और जब तट पर डेल्टा का निर्माण कर दी है तो एक बात बताइए, समुद्र की जो गहराई है वह तट पर कम हो जाएगा, और जब समुद्र की गहराई तट पर कम हो जाएगा तो बड़े बड़े जहाज तट तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जब बड़े बड़े जहाज तट तक नहीं पहुंच पाएंगे तो बताइए क्या इधर बंदरगाहों की ज्यादा उपस्थिति हमें देखने को मिलेगी? नहीं। तो पूर्वी तटीय मैदान में बंदरगाह ज्यादा नहीं है अपेक्षाकृत पश्चिमी तटीय मैदान के, ठीक है। तो पश्चिमी तटीय मैदान में बंदरगाहों की संख्या ज्यादा है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान में बंदरगाहों की संख्या कम है। ऐसे इधर प्रसिद्ध बंदरगाह है, चेन्नई में बंदरगाह है, चेन्नई
चेन्नई का बंदरगाह, इधर हम लोग का ऊपर देखेंगे तो विशाखापट्टनम का बंदरगाह भी है, कोलकाता का बंदरगाह भी है, ठीक है ना, है बंदरगाह, लेकिन उतना बंदरगाह नहीं है जितना बंदरगाह पश्चिमी तटीय प्रदेश में। अब ध्यान दीजिएगा, अब आप लोग कहिए कि यहीं पर हमको सारा बंदरगाह बताइए, ठीक है। देखिए बंदरगाह के लिए एक स्पेशल वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है ना। अभी हम सिर्फ आपको पूर्वी तटीय मैदान के बारे में समझा रहे हैं, ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हम लोग का बंदरगाह, तो इधर अपेक्षाकृत कम बंदरगाह का विस्तार हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात किया जाए वनस्पति का, तो देखिए पूर्वी तटीय मैदान में वनस्पति की सघनता पश्चिमी तटीय मैदान के तुलना में कम है, यानी कि पश्चिमी तटीय मैदान में जो वनस्पतियां हैं वह ज्यादा घना है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान में ज्यादा घना नहीं है, कम घना वनस्पति है, ठीक है। तो यहाँ पर कम घना वनस्पति देखने को मिलता है। और इधर का जो डेल्टाई प्रदेश है ना, डेल्टाई प्रदेश में एक प्रसिद्ध वन देखने को मिलता है जिसे मैंग्रोव वन कहा जाता है, ठीक है ना। और डेल्टाई प्रदेश में खास करके जो सुंदरवन का डेल्टा है, यह सुंदरवन का डेल्टा मैंग्रोव वन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मैंग्रोव वन के लिए क्या है? विश्व प्रसिद्ध। तो क्वेश्चन पूछेगा भी कि भारत में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहाँ देखने को मिलता है, तो सुंदरवन के डेल्टा में देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको हम गुजरात के कुछ क्षेत्र में भी बताए थे कि मैंग्रोव वन पाया जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, पूर्वी तटीय मैदान में जो डेल्टाई प्रदेश है, इस डेल्टाई प्रदेश में हमें मैंग्रोव वन देखने को मिलता है। ऐसे वनस्पतियों का क्या है? इधर अभाव है। क्या है? अभाव है। अब देखिए यहां जो है पूर्वी तटीय मैदान में ध्यान दीजिए, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का प्रभाव होता है। और यह जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, यह व्यापक स्तर पर पूर्वी तटीय मैदान के जो शहर हैं उसको क्या करते हैं? क्षति पहुंचाते हैं। खास करके हर साल उड़ीसा में तो पूरा एकदम समझ लीजिए कि चक्रवात के लिए प्रसिद्ध है उड़ीसा, ठीक है, लेकिन उसको कंट्रोल भी बहुत जल्दी कर लेता है उड़ीसा, कोनो दिक्कत समझने में। हमनी के तरफ हमनी की ओर तो सब पानी बरस जाएगा 2-4 घंटा तो पूरा एकदम शहर रास्ता वास्ता सब ब्लॉक, सब ब्लॉक, कौन दिक्कत समझने में। लेकिन उड़ीसा उसको बहुत अच्छा से क्या करता है? कवर भी कर लेता है, ठीक है। तो यही है, इधर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में ध्यान दीजिए, धान और तंबाकू का ज्यादा क्या होता है? उत्पादन होता है। धान और तंबाकू का बहुत व्यापक स्तर पर क्या होता है? उत्पादन होता है, ठीक है। और यह जो मैदानी क्षेत्र है, पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र, इस मैदानी क्षेत्र में कृष्णा और गोदावरी नदी का जो बेसिन है उससे नेचुरल गैस की प्राप्ति हुई है, ठीक है। तो कृष्णा और गोदावरी नदी का जो बेसिन है यानी केजी बेसिन, और केजी बेसिन किस लिए प्रसिद्ध है? तो नेचुरल गैस के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो कि इसी क्षेत्र में स्थित है। किस क्षेत्र में? पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र में स्थित है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो पूर्वी तटीय मैदान है, तो पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान ये दोनों मत्स्यन के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि दोनों में क्या किया जाता है? मछली का उत्पादन किया जाता है। कहने का मतलब कि मछली मारने वाले जो मछुआरे लोग हैं दोनों दिशा में स्थित है। तट है भाई, और मछली जो है तट के बाहर समुद्र में मछलियां हैं, तो हम वहां पर मछली का मत्स्य का उत्पादन होगा ही। तो दोनों मत्स्यन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। दोनों में क्या हुआ है? मृदा अपर्दन हुआ है और लवणीकरण की समस्या हुआ है। यानी दोनों में मिट्टी का क्या हुआ है? अपर्दन हुआ है। और लवणीकरण कहने का मतलब कि यहाँ का जो मिट्टी है वह क्षारीय वह अम्लीय प्रवृत्ति की हो गई है, ठीक है। नमक के कारण क्षारीय प्रवृत्ति की हो गई है, ठीक है, जिसके कारण उस पर उपज जो है कहीं कहीं तो उपज साफ देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसे भूमियों को हम मृत भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत भूमि। और सबसे बड़ा जो मृत भूमि है ना, वह हमें केरल में देखने को मिलता है। इसलिए क्वेश्चन में पूछता है कि मृत घाटी कहाँ स्थित है? केरल में। कहाँ स्थित है? केरल में। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों जो है क्षेत्र पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, ये दोनों पर्यटन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, ठीक है। और यहाँ पर दोनों क्षेत्रों में जल प्रदूषण की समस्या हमें देखने को मिलता है, और दोनों में ही मृत क्षेत्र उपस्थित है। मृत क्षेत्र आप लोग समझ गए होंगे, जैसे हम लोग भी अगर मान लीजिए कि 5 धूर कोनो जमीन है, उसमें 4-5 बोरा अगर नीमक फेंक देंगे, कुछ अगर आप उसमें रोपने की अगर कोशिश करेंगे, होगा? नहीं होगा। यही कारण है तटीय प्रदेश में हुआ है। समुद्र का जो खारा जल है इसके प्रभाव में आकर जो उसका तटीय प्रदेश है वहां पर कुछ भी उपज नहीं होता है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? मृत घाटी घोषित कर दिया गया है, मृत क्षेत्र उसे घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो आज हम क्या किए हैं? आज की कक्षा में पूर्वी तटीय मैदान के ऊपर चर्चा करने की क्या किए हैं? कोशिश किए हैं, और इसे बताने की क्या किए हैं? मैंने पूर्ण रूप से क्या किए हैं? कोशिश किए हैं कि आपको समझ में आ जाए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आपसे हम लेते हैं विदा। जय हिंद।